हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जो कि है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये वीडियो इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, क्योंकि हम इस चैप्टर को 2 वीडियोज़ में कवर अप कर रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर की पहली वीडियो देखनी है तो उसका जो लिंक है वो यहाँ यूट्यूब में आपको कॉर्नर पे क्लिक करके आप उस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इन सभी हेडिंग्स को देखिए कवर अप कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स, यूएन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सभी हेडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट हेडिंग थी हमारी जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी, वो थी आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और हम लेते हैं अपनी पहली हेडिंग। पहली हेडिंग है हमारी रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। देखिए, कोल्ड वॉर एंड हो गया था। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था और यूएस सुपर पावर डिक्लेयर हो गया था ऑटोमेटिकली। तो अब कंट्रीज को ये लगता था कि हमें क्या यूएन के अंदर भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि यूएन का फॉर्मेशन कब हुआ था? जब हम बाइपोलर वर्ल्ड में रह रहे थे। ठीक है, 2 सुपर पावर्स थे, यूएस और यूएसएसआर। ठीक है, बट अब क्या हो गया है? कोल्ड वॉर एंड हो गई है और सुपर पावर क्या है? सिर्फ एक ही है, यूएस। तो अब हमें यूएन के अंदर भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए। अब देखिए, हर कंट्री की अपनी अलग अलग थिंकिंग थी। सब चाहते थे कि उनके हिसाब से उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं जिससे यूएन से उनको बेनिफिट हो। बट कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जिन रिफॉर्म्स को सभी कंट्रीज का लगभग सपोर्ट था। ठीक है, 2 बेसिक रिफॉर्म्स। वो 2 बेसिक रिफॉर्म्स कौन से थे? पहला क्या है? रिफॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसमें बेसिकली आपसे कह रहा है कि उसके स्ट्रक्चर और प्रोसेस, काम करने के तरीके और उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस चाहते थे। ठीक है, रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यूएन का फॉर्मेशन हुआ था कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद। और यूएन के फॉर्मेशन के पीछे का मेन मोटो क्या था? कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, पीस बनाए रखे कंट्रीज के बीच में। बट अब रिफॉर्म्स के अंदर लोग क्या चाहते थे कि यूएन सिर्फ पीस और सिक्योरिटी के ऊपर ही ध्यान ना दे, वो दूसरे इश्यूज को भी कवर अप करे, जो जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को भी कवर अप करे। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है हेडिंग है हमारी चेंजेस आफ्टर द कोल्ड वॉर। देख लेते हैं, कोल्ड वॉर जब एंड हो गई थी तो उसके बाद हमारी दुनिया में क्या चेंजेस आए। पहला, सोवियत यूनियन कोलैप्स, खत्म हो गई थी सोवियत यूनियन। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, अलग अलग कंट्रीज में टूट गया था। और रशिया क्या हो गया था? सोवियत यूनियन का सक्सेसर हो गया था। यूएस सोल सुपर पावर हो गया था अब। ठीक है, अकेला बचा था। अब दुनिया हमारी बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई थी। द रिलेशन बिटवीन रशिया एंड यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन है इन दोनों के बीच में। पहले जो कोल्ड वॉर के टाइम में राइवल्स हुआ करते थे, आज के टाइम में इनके रिलेशंस काफ़ी बेहतर हैं। चाइना इज़ फास्ट इमर्जिंग पावर, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इंडिया भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज़ की, तो उनकी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, कोल्ड वॉर एंड होने के बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूएन को ज्वाइन किया है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यूएन का जब फॉर्मेशन हुआ था तो इसके सिर्फ 51 नेशन थे और आज के प्रेजेंट टाइम में इसके कितने हैं? 193। लेटेस्ट इंडक्टी कौन है जो यूएन का मेंबर बना है? वो कौन सा है? साउथ सूडान। ये सब हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। देख लेते हैं इसे। देखिए, इन 1992 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन, और इस रेजोल्यूशन में 3 मेन कंप्लेंट्स थी। वो क्या कंप्लेंट्स थी? पहला पॉइंट है सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि सिक्योरिटी काउंसिल का रोल अब क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए, क्योंकि ये आज के प्रेजेंट टाइम की रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है।
ठीक है, आज के टाइम की सिचुएशन अलग है, कोल्ड वॉर के टाइम की सिचुएशन अलग थी, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तब इसका रोल कुछ और था। बट आज के टाइम में क्या, अब तो कोल्ड वॉर हो नहीं रही है, कोल्ड वॉर एंड हो चुकी है, इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आज की रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए कुछ लोगों का मानना है क्या कि जो यूएन है उसका जो काम करने का जो तरीका है उससे सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज को ही फ़ायदा होता है, उन्हीं के वेलफेयर और बेनिफिट और उनके इंटरेस्ट के लिए ही काम करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है यूएन के अंदर। तो ये 3 कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। लास्ट पॉइंट है हमारा, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है यूएन के अंदर सभी कंट्रीज को, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, क्राइटेरिया फॉर न्यू परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। क्या क्राइटेरिया रखा है यूएन ने, ठीक है, अगर परमानेंट नॉन परमानेंट बनना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा एज अ कंट्री। मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी आपकी कंट्री की अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खासी आपकी मिलिट्री पावर होनी चाहिए, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, यानी कि यूएन के बजट को आप कंट्रीब्यूशन यानी कि पैसा काफ़ी दे रहे हो, जैसे कि यूएस नंबर 1 है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा यूएस ही देता है। बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, इन दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट करता हो कंट्री। चलिए लास्ट पॉइंट क्या है देखते हैं, अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड डाइवर्सिटी। देखिए इंडिया हर पॉइंट को फुलफिल करता है, ठीक है, बट इसमें कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। देखिए यूएन क्या कहता है कि हम उस कंट्री को पहले मौका देंगे परमानेंट मेंबर बनने का, ठीक है, जिससे कि हम यूएन के अंदर दुनिया की जो भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, उसको वो रिप्रेजेंट करे। जैसे इंडिया एशियन कंट्री है और हम जैसा कि जानते हैं कि यूएन के अंदर ऑलरेडी जो है जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो परमानेंट मेंबर बैठे हुए हैं, जैसे रशिया है, चाइना है, ये सब परमानेंट मेंबर बने हुए हैं ऑलरेडी। तो यूएन इस चीज़ को बोलकर इंडिया को नकार देता है कि एशियन कंट्री को हम परमानेंट मेंबरशिप और क्यों दें, क्योंकि एशिया से ऑलरेडी हमारे पास मेंबर हैं, तो वो किसी ऐसे कॉन्टिनेंट को जो है चुनेंगे जहाँ से कोई भी ना हो। ठीक है, वीटो पावर देख लेते हैं, वीटो पावर क्या है। ये पावर हमारे जो यूएन के परमानेंट मेंबर्स हैं उनको दी गई है, ठीक है, ये एक स्पेशल पावर है। और क्या है, परमानेंसी, ठीक है, परमानेंसी का मतलब क्या है, परमानेंट, जो हमारे परमानेंट मेंबर हैं वो परमानेंट हैं, ठीक है, वो कभी नहीं बदलेंगे जब तक यूएन है। और उनको दूसरी पावर जो मिली है वो है वीटो पावर। अब वीटो पावर देख लेते हैं होती क्या है। इन टेकिंग डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड्स बाय वोटिंग। अगर देखिए जैसे यूएन कोई भी डिसीजन लेता है तो उसमें क्या होती है, वोटिंग होती है, सभी मेंबर्स के पास क्या होता है, एक एक वोट होता है। बट जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास क्या होती है, एक स्पेशल पावर होती है, वो वोट कर सकते हैं निगेटिव, ठीक है, एक तो वोट करना होता है और एक होता है निगेटिव वोट करना, ठीक है, तो ये निगेटिव में वोट कर सकते हैं। अब देखिए निगेटिव वोट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई डिसीजन लिया गया यूएन के अंदर, ठीक है, जिसमें सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर एग्री कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर, पर किसी परमानेंट मेंबर ने अगर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए निगेटिव मैनर में वोट कर दिया, निगेटिव वोट कर दिया, तो वो डिसीजन कैंसिल हो जाएगा, स्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव वोट ही कहा जाता है क्या, वीटो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी पावर है जो परमानेंट मेंबर्स के पास है। सोचिए सभी एग्री हो रहे हैं, परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर, और कोई एक परमानेंट मेंबर निगेटिव मैनर में वोट कर देता है कि हम नहीं एग्री हैं, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, वो डिसीजन थम जाएगा, ठीक है। और अगर हम वीटो पावर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम बोलें आज तक तो किया है यूएसएसआर ने, ठीक है, सॉरी यूएसएसआर ने, रशिया ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाली जो कंट्री है वो है आपकी रशिया।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन। देख लेते हैं यूएन को और रिवेलेंट बनाने में हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन। पीस बिल्डिंग कमीशन हम एक बनाएं यूएन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की, अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में, तो यूएन को यहाँ आगे आना चाहिए। ठीक है, ऐसे केसेस में मान लीजिए सरकार हमारे देश की फेल हो जाती है हम लोगों को प्रोटेक्ट करने में, तो ऐसी सिचुएशन में यूएन को आगे आना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को बचाना चाहिए जो भी प्रॉब्लम है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, ये 2006 में बन गई थी और तब से ये ऑपरेशनल है। एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, इनको अचीव करना। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन, ठीक है, टेररिज्म को कंडेम करना, ठीक है, आतंकवाद और आतंकवाद रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडेम करना हर हाल में। क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड, ये बनाना, डेमोक्रेसी फंड बनाना एक। एग्रीमेंट टू वाइंड अप ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये एक बनाना, ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाना। देखते हैं कि यूएन के अंदर जो हम यूनिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उसका इंडिया क्या सपोर्ट करता है कि अगेंस्ट में है। तो देखिए, इंडिया हमेशा से ही सपोर्ट करता चला आया है कि हमें यूएन के स्ट्रक्चर को बदलना चाहिए। ठीक है, इंडिया भी यही मानता है कि जो है हमें यूएन के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस लाने चाहिए। उससे क्या होगा कि ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा यूएन, क्योंकि क्या है, दुनिया बदल रही है। ठीक है, अब जो दुनिया के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब दूसरी हैं, जबकि यूएन का जब फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी और आज के प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन कुछ और है। तो अब जो चैलेंजेस हैं वो दूसरे चैलेंजेस हैं और जब फॉर्मेशन हुआ था तो दूसरे चैलेंजेस थे। इसीलिए इंडिया भी कहता है कि भाई अब जब सिचुएशन ही बदल गई है, दुनिया बदल रही है, तो हमें यूएन के अंदर भी क्या चेंजेस लाने चाहिए, तभी हम यूएन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में। सेकंड क्या है, इंडिया सपोर्ट करता है, देखिए, दोनों ही चीज़ों में कि इंक्रीज हो जाए, किसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं यूएन के उनमें इंक्रीमेंट हो। इंडिया इस चीज़ का क्या करता है, सपोर्ट करता है। इंडिया खुद चाहता है परमानेंट मेंबर बनना, क्यों? क्योंकि परमानेंट मेंबर्स के बाद बहुत सारी स्पेशल पावर हैं, जैसे कि वीटो पावर। ठीक है, और इंडिया बोलता भी आया है कि भाई जो आपने क्राइटेरिया हमें बता रखा है परमानेंट मेंबर बनने का, उस सभी क्राइटेरिया को तो हम फुलफिल करते हैं, तो आप हमें परमानेंट मेंबर बना दीजिए। अब देखिए, इंडिया तो कहता है, बट कुछ कंट्रीज इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने पे क्वेश्चन उठाते हैं। अब वो कंट्रीज आप समझते ही हैं कौन है, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, ये सब जो है क्वेश्चन करते हैं, इंडिया पाक जो रिलेशन है उसके बारे में कंसर्न्ड है। ठीक है, कहते हैं कि इंडिया के पास अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें तो वो तो पाकिस्तान से कम है, तो पाकिस्तान कहता है कि हमें ही बना दो, हमारे पास तो उनसे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी सभी कैटेगरीज को ये फुलफिल करें ना करें हैं, बट इस चीज़ को लेकर ये लोग ज़रूर कूदेंगे। द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रेजेंट टाइम में क्या यूनिपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, यूनिपोलर क्यों बोलते हैं हम इस वर्ल्ड को, क्योंकि अब क्या है, एक सिंगल सुपर पावर है और वो क्या है, यूएसएसआर। ठीक है, देखिए, यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएन अच्छे से काम कर सके, ठीक है, इसलिए यूएन में क्या हमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी थिंकिंग बहुत सारे कंट्रीज़ की है कि भाई जो यूनिपोलर वर्ल्ड है आज के प्रेजेंट टाइम का, उसमें अगर हमें यूएन को, ठीक है, एक स्टेबल पोजीशन देनी है, तो उसके अंदर हमें रिफॉर्म्स और यूएन का रीस्ट्रक्चरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूएस क्या है आज के प्रेजेंट टाइम में, सुपर पावर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, इसलिए अब यूएस की पावर को चेक में रखना, ठीक है, कि यूएस भाई अब यूएस सुपर पावर है, अगर यूएस के ऊपर कोई चेक करने वाला नहीं होगा तो यूएस तो अपनी मनमर्जी करेगा, इसीलिए यूएन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है।
अगर विद इन द यूएन हम बात करें तो यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लुएंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यूएन का जो बजट है, यूएन को जो पैसा जाता है, वो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएस का सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यूएस की फाइनेंशियल पावर भी बहुत अच्छी है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल है कंट्री, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा पैसा है यूएस वालों के पास। तो ये कंट्रीब्यूशन इनका यूएन में बात करें तो यूएन में ही नहीं, वर्ल्ड बैंक में भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम वर्ल्ड लेवल के इश्यूज़ की बात करें, ठीक है, तो यूएन ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह काम किया है जहां की इन इश्यूज़ के ऊपर जो है आपका यूएस और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, ठीक है, इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर ये सभी आकर मिलकर जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आकर यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। यूएन एक क्या है, एक इम्परफेक्ट बॉडी है, इसमें बहुत सारे जो है होल्स हैं, बट अगर हम बात करें यूएन हो ही ना तो उसके बिना जो है ये दुनिया क्या होगी, जो है बहुत ही बुरी होगी, मतलब ख़राब होगी। ख़राब क्यों होगी? देखिए यूएन का जो इस टाइम में जो रोल है यूनिपोलर वर्ल्ड में, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूएस के ऊपर कोई चेक रखने वाला नहीं है, और वो काम जो है यूएन से बेहतर आज के टाइम में और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए ये लास्ट हेडिंग थी हमारी इस चैप्टर की, और यहाँ हमने ये चैप्टर फ्रेंड्स ख़त्म कर लिया है पूरी तरह से। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर फर्दर मोर न्यू वीडियोस। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।